हेलो बच्चों, मेरा नाम है देवाशीष शर्मा फ्रॉम एसपी करियर एकेडमी और आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 4 ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिजिकल केमिस्ट्री क्लास +1। अगर मैं थोड़ा सा रिव्यू लूं तो अभी तक हमने टिल रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड मॉडल तक पढ़ लिया है। क्या पोस्टुलेट थे रदरफोर्ड मॉडल के और किन कारणों के, किन चीजों के कारण उनका मॉडल इनफैक्ट हमने निगलेक्ट कर दिया था। और उसके बाद अब आएगा बोर्स एटॉमिक मॉडल, जिसे बहुत डिटेल में हमने पढ़ना है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा डिटेल में बोर्स एटॉमिक मॉडल को पढ़ना है। बहुत सवाल इससे आते हैं। इसी के बेस पे आगे क्वांटम नंबर्स, जो पूरे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का अगर मैं बोलूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर एटॉमिक मॉडल से ही आगे निकल के आएगा। अभी तक हम इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर चुके हैं, प्रोटॉन्स की बात हो गई है, न्यूट्रॉन्स की बात हो गई है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ है, हमने डेल्टन मॉडल किया, हमने जे जे थॉमसन मॉडल किया, हमने रदरफोर्ड का मॉडल किया और फाइनली अब हम आ चुके हैं बोर्स मॉडल में, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर का मॉडल जो कुछ हद तक आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए इतना डिटेल में आपके करिकुलम में है। शुरुआत करते हैं, बोर के कुछ पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट नंबर 1, पहली चीज जो बोर ने कही, कोई नई चीज नहीं है, आपको ये पूरा नॉलेज है इस चीज का। क्या बोल रहा है एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ पहला पोस्टुलेट, एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ पॉजिटिव सेंटर। एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ अ पॉजिटिव सेंटर, बोल रहे सेंटर में एक पॉजिटिव एंटिटी होगी कॉल्ड एज, इसमें कोई नई बात नहीं है, कॉल्ड एज न्यूक्लियस। स्पेलिंग देख लेना भाई न्यूक्लियस की, इज नोन एज न्यूक्लियस। बोल रहे हैं हर एक एटम के सेंटर पे, हर एक एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव एंटिटी है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस, विच कंटेन्स प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, राइट। पहला पॉस्टुलेट, हर एक एटम के सेंटर में पॉजिटिव एंटिटी है जिसका नाम दिया न्यूक्लियस, उसमें प्रोटॉन्स होने वाले हैं, न्यूट्रॉन्स होने वाले हैं। सेकंड चीज जो भाई साहब ने बताई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बोल रहा है इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द ऑर्बिट्स, इन द फिक्स्ड ऑर्बिट्स। इसका मतलब समझेंगे अभी। इन द फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैविंग फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। इस बात को समझना, हमारे जे जे थॉमसन भाई साहब ने बोला था कि एटम किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है। अगर मैं बनाऊं, ये रहा मेरा सेंटर न्यूक्लियस, दिस इज माई सेंट्रल पॉजिटिव एंटिटी न्यूक्लियस। जे जे थॉमसन के हिसाब से मेरा इलेक्ट्रॉन किसी भी रैंडम ऑर्बिट में घूम सकता है। मैं कितना भी दूर निकल जाऊं, मान लो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर गए, ऑर्बिट कहीं भी बना सकता हूं। बट रदरफोर्ड ने, हमारे बोर ने क्या बोला कि कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स होंगे। मान लो ये रहा मेरा न्यूक्लियस, बोल रहा है कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड डिस्टेंसेस पे कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑर्बिट्स होंगे, कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑर्बिट होंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। मेरा सेंटर ये रहा, न्यूक्लियस ये रहा। अगर मैं बोलूं कोई रैंडम डिस्टेंस चलूं, क्या यहां ऑर्बिट होगा? नहीं। उसने बोला कोई फिक्स्ड डिस्टेंसेस होंगे जिन पे इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। और इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स की इसने कंडीशन भी बताई। भाई कौन से ऑर्बिट्स होंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कितनी दूरी पे ये ऑर्बिट है जहां पर इलेक्ट्रॉन चलेगा? जो भाई साहब ने थर्ड पॉइंट में बताया, जिसे बोला क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ ऑर्बिट्स। क्वांटाइजेशन कंडीशन, एक कंडीशन दे दी कि वही पर्टिकुलर ऑर्बिट्स अवेलेबल हैं एक इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए, और उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी और वेलोसिटी फिक्स हो जाएगी, राइट। ध्यान से समझना, इन्होंने क्या बोला, अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं, बोल रहा है द इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व only
इन दोज ऑर्बिट्स, बोल रहे इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में आपको घूमते मिलेंगे इन विच द एंगुलर मोमेंटम, समझेंगे इसे, इस टर्म को समझेंगे, एंगुलर मोमेंटम को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई। यहां पर जो ये h है, इट इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। क्या बोला इसने? बोला यार, थॉमसन भाई साहब ने बोला था, या रदरफोर्ड ने बोला था, रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में, आप इधर से जाओ, सेंटर से दूर जाओ, आपको किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। बट ऐसा नहीं है। बोर ने बोला कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंसेस पे ही आपको ये ऑर्बिट मिलेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और उन ऑर्बिट की एग्जिस्टेंस की कंडीशन बताई कि ये वही जगह पे इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, उन्हीं पर्टिकुलर ऑर्बिट्स पे इलेक्ट्रॉन घूम सकता है जहां पर इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम h बाय 2 पाई, एक टर्म है वेयर h इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको पता है, इस चीज का मल्टीपल हो। अब एंगुलर मोमेंटम समझना, हालांकि ये रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में आएगा आपका फिजिक्स का, बट एक चीज समझना, मान लो ये मेरा सेंटर है, कोई चीज यहां घूम रही है एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। कोई भी बॉडी किसी सेंटर से, बॉडी का मास m है और इसकी वेलोसिटी v है, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रही है किसी पॉइंट के अराउंड एट रेडियस ऑफ r, तो इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय इस बॉडी का मास, इसकी वेलोसिटी v इनटू जो रेडियस में घूम रहा है r। दिस इज माय एंगुलर मोमेंटम। इसे याद रखना, साइड में लिख लो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी of mass m executing a circular motion of radius r is given by mvr। अब बोला क्या भाई ने? अब हमें बोर ने क्या बोला मेरा एंगुलर मोमेंटम, मेरे इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेंगे जहां पर एंगुलर मोमेंटम इस टर्म का इंटीजर मल्टीपल होगा, यानी इंटीजर मल्टीपल, n मतलब n हो सकता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और ये n रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? शेल का नंबर। कौन सी शेल में घूम रहा है? फर्स्ट शेल में। यानी इलेक्ट्रॉन किन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में घूम सकता है? मेरा इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकता है। पहले ऑर्बिट के लिए n मैं डाल दूंगा 1, तो यहां पर जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम हो h बाय 2 पाई, फिर उस ऑर्बिट में घूम सकता है, अगला ऑर्बिट होगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम हो 2h बाय 2 पाई, n की वैल्यू 2 डाल दी। उस ऑर्बिट में घूम सकता है अगला जहां इसका एंगुलर मोमेंटम हो 3h बाय 2 पाई। ये इस ऑर्बिट में नहीं घूम सकता जहां पर इसका एंगुलर मोमेंटम मान लो 1.5h बाय 2 पाई हो, यहां नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमता मिलेगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम लिख लो mvr। m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉडी घूम रही है, कौन सी बॉडी घूम रही है, उसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस पाथ का रेडियस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रॉन हर किसी ऑर्बिट में नहीं मिलेगा, उन्हीं ऑर्बिट्स में मिलेगा जहां पर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h बाय 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो n 1 2 3 4, या फिर इसे शेल नंबर भी बोलते हैं। क्वांटम नंबर पे आएंगे तो पता लगेगा। दिस इज माय शेल नंबर। पहला शेल डाला n इक्वल्स टू 1, यानी एंगुलर मोमेंटम ये होगा तभी घूमेगा, एंगुलर मोमेंटम ये होगा तो ही इस ऑर्बिट में घूम रहा है। इसके अलावा कोई भी एंगुलर मोमेंटम है विच इज नॉट इंटीजर मल्टीपल ऑफ दिस टर्म, तो वो ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन आपको वहां नहीं मिलेगा। दिस वाज माय थर्ड पोस्टुलेट, क्वांटाइजेशन कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं साइड में इसे लिख लूंगा। सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक साइड में लिखते जाऊंगा मैं, सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको इस साइड मिलेंगे। ये हमारा रिजल्ट का कॉलम, ये रहा हमारा रिजल्ट का कॉलम। पहला रिजल्ट अभी तक मिला
माई MVR should be equal to integer multiple NH by 2 pi where N is 1 2 so on. इसे मैं बोल रहा हूं शेल नंबर। इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में मिलेगा, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में मिलेगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम NH by 2 pi है। दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी ऑर्बिट में आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला, राइट। चलो एक स्टेप आगे चलते हैं। तीन बातें कर ली। एटम का सेंटर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स वहां पर हैं। सेकंड, फिक्स्ड ऑर्बिट्स में मिलेगा जहां पर उसकी एनर्जी भी फिक्स होगी और उसका वेलोसिटी भी आपको फिक्स मिलने वाली है। थर्ड, उस फिक्स ऑर्बिट की एक कंडीशन बताई, सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में मिलेगा जहां पर, सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में मिलेगा जहां पर एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का h/2 पाई का मल्टीपल है। फोर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट, अब आपको पता होना चाहिए जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस पर एक फोर्स लगातार लगती है विच इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। बचपन में भी पढ़ा होगा। अब मेरा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, मेरा इलेक्ट्रॉन किसी v वेलोसिटी से अगर घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, इसका मास मान लो m है और किसी रेडियस r में घूम रहा है ना, तो इसे लगेगी सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी? सेंट्रीपिटल फोर्स। आगे जाके आप देखेंगे फिजिक्स में आप पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, में इसे FC से डिनोट कर रहा हूं। इसका फॉर्मूला होता है mv²/r। कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है वो कैसे पता लगता है? जो बॉडी घूम रही है उसका मास, उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जिस रेडियस में घूम रही है, इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। और सेंट्रीपिटल फोर्स ना कोई नई फोर्स नहीं होती, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोर्स। इट इज इक्वल टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोर्स। मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नई फोर्स नहीं है, पहले से मौजूदा कोई फोर्स उसे वो फोर्स प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे प्लैनेट्स सन के अराउंड घूम रहे हैं, इन पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है mv²/r। किसने दी है सेंट्रीपिटल फोर्स? प्लैनेट्स और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसने दी सेंट्रीपिटल फोर्स। सिमिलरली अब सोचो, न्यूक्लियस के अराउंड मेरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इनके बीच में कौन सी फोर्स होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने चार्जेस के बीच में कौन सी फोर्स होती है भाई? ये भी चार्ज, ये भी चार्ज, कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने ही तो सेंट्रीपिटल फोर्स दी, तभी घूम पाया। आप एक रस्सी से पत्थर मार के घुमा रहे हो, पत्थर बांधा और घुमा रहे हो, क्यों घूम पा रहा है? क्योंकि आप रस्सी को घुमा रहे हो, जब उसमें एक फोर्स आती है टेंशन। ये भी पढ़ोगे आप फोर्स वाले चैप्टर में फिजिक्स में। जब रस्सी खींची होती है उसमें फोर्स होती है जिसे बोलते हैं टेंशन। जब तक वो फोर्स है तब तक सेंट्रीपिटल फोर्स है, घूमेगा। जैसे ही रस्सी का खिंचाव कम होगा, आपने घुमाना छोड़ दिया मतलब, और रस्सी लटक जाती है, यानी टेंशन खत्म, खिंचाव खत्म, सेंट्रीपिटल फोर्स भी खत्म। मान लो ये सन है, अर्थ घूम रही है, मान लो अचानक से सन गायब हो गया। अर्थ घूम क्यों रही है? सन ने इसे ग्रेविटेशनल फोर्स दी जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आई। मान लो अचानक से सन गायब हो गया, धरती ऐसे भाग के निकल जाएगी अपनी टेंजेंट पे। सेंट्रीपिटल फोर्स कम, घूमना बंद, ऐसे घूम रही थी घूम रही थी घूम रही थी, सन गायब हुआ, अर्थ निकल गई, सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म, घूमना खत्म, राइट। तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड की? इन दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स थी उसने। अब चार्जेस के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो 10th क्लास का मेरा एक लेक्चर आपको मिल जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, लेक्चर नंबर 1। वहां पर आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के बीच में क्या होती है। अगर एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, इनके बीच में डिस्टेंस है R, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, जो इनके बीच में फोर्स लग रही है, मुझे पता है ना, लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक अट्रैक्ट। किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं? इट इज 1/4πε0। ये कांस्टेंट है इनटू Q1 Q2/r²। ये मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है दो चार्जेस के बीच में। अब ये भी तो चार्जेस हैं, ये प्रोटॉन्स भर रखे हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, कितने प्रोटॉन्स हैं यहां पर? Z प्रोटॉन्स हैं। एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर के बराबर Z इज माय एटॉमिक नंबर। तो यहां चार्ज कितना है? Z, और एक प्रोटॉन पे चार्ज भी E होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां टोटल चार्ज कितना आया? Ze। और यहां पर कितना चार्ज है? E। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है भाई? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.6
इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, इसे मैं माइनस ई लिख लेता हूं। और प्रोटॉन पे कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, इसे मैं ई लिख लेता हूं। तो यहां पर टोटल चार्ज कितना हुआ, Z प्रोटॉन, और हर प्रोटॉन पे ई चार्ज, तो ZE, और यहां चार्ज है सिर्फ माइनस ई लिख लो। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज हो गया ZE, ये चार्ज हुआ E, साइन अभी हटा दो, चार्ज E डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हमें पता है इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कौन सी फोर्स दी, सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले से एग्जिस्टिंग कोई फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स देती है, नई फोर्स नहीं निकल के आती, राइट। तो अगर मैं अब इसे लिखूं, ध्यान से देखना, ये हो गया, यानी एक सेकंड चीज मुझे पता लगी, क्या सेकंड चीज पता लगी, क्या पोस्टुलेट क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स between nucleus and electron, nucleus and electron. The electron revolves due to centripetal force between nucleus and electron given by electrostatic force. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में है एंड इलेक्ट्रॉन, उन्होंने दी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं लिख सकता हूं मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स है mv स्क्वायर बाय आर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस जिस पे घूम रहे हैं, किसने प्रोवाइड की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने, विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज ZE, दूसरा चार्ज E, तो ZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको यहां लिख लेते हैं, mv स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर। यहां लिख ले, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। E क्या है, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। Z क्या है, एटॉमिक नंबर, बाकी सारी n क्या है, शेल नंबर, शेल नंबर। ये सारी चीजें अभी तक आपको पता लग गई। फिर से क्या बोला, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूमेंगे जहां पर उनका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीजर मल्टीपल है, और जब भी घूमेंगे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी जो किसने दी, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने। ये पॉइंट अगर आपको पता है तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली बोर के मॉडल की कैलकुलेशन में। हेडिंग डालेंगे, कैलकुलेशन इन्वॉल्व्ड इन बोर्स एटॉमिक मॉडल। कैलकुलेशन करने वाले हैं धीरे धीरे, कैलकुलेशंस करेंगे अब हम किस चीज की। नंबर 1, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। भाई ऑर्बिट के रेडियस क्या क्या होंगे, हमें पता है कोई फिक्स रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है, हर कहीं नहीं घूम रहा, बट ये रेडियस है क्या, चलो हमें पता है, माई mvr इक्वल्स टू n h/2 पाई, दिस इज माई इक्वेशन 1, याद होनी चाहिए। और mv स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर, दिस इज माई इक्वेशन 2। इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूं, मुझे निकालना क्या है, रेडियस की वैल्यू। इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं, ध्यान से देखना, इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं, और डिवाइड करते ही मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, डिवाइड करते ही r गया R स्क्वायर R, दिस कैंसल्स आउट, R उधर गया, डिवाइड R ऊपर, बदल के R की वैल्यू मेरी आएगी, ध्यान से देखना, R की वैल्यू आएगी n स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर पाई m ZE स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करके जब मैं रेडियस निकाल रहा हूं, मुझे रेडियस ये मिल रहा है। अब इसका मतलब समझना, यहां पर ये सारी चीजें तो फिक्स है ना, h की एक कांस्टेंट है, मैं वैल्यू भर सकता हूं, h की वैल्यू आपको पता है 6.63 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड्स।
वो मैं यहां फिट कर सकता हूं। पाई की वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है, ये सारी वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। जब मैंने सारी वैल्यू भरी तो मुझे क्या मिला, माय रेडियसेस, जब मैं ये सारी वैल्यू यहां प्लग इन कर दूंगा तो मुझे मिलेगा यार, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज गिवन बाय, ध्यान से समझना, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज गिवन बाय 0.53 n स्क्वायर बाय z आर्मस्ट्रॉन्ग। बहुत छोटा, डेफिनेटली यार एटॉमिक रेडियस बहुत छोटा होने वाला है, शेल का रेडियस आर्मस्ट्रॉन्ग में कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब समझना, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज गिवन एज, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज गिवन एज 0.53 n स्क्वायर बाय z आर्मस्ट्रॉन्ग। इसका मतलब समझना, कोई मुझे बोले एक हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है, उसका फर्स्ट शेल का रेडियस क्या होगा। एक हाइड्रोजन एटम है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, मुझे पता है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो एक ही शेल है, बोल रहा है इसकी फर्स्ट शेल का रेडियस क्या होगा, हाइड्रोजन की पहली शेल का रेडियस न्यूक्लियस से क्या होगा, सेंटर से। पहली शेल मतलब n इक्वल्स टू 1, मुझे पता है n क्या होता है, शेल नंबर। z एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, तो वैल्यू पुट कर दी तो फर्स्ट शेल का रेडियस कितना आया, ये भी 1 ये भी 1, 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। हाइड्रोजन की एक ही शेल है और उसका रेडियस कितना है, 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। सिमिलरली कोई मुझे बोल दे हीलियम की सेकंड शेल का रेडियस बताओ, यानी इसी में चेंज करता हूं, हीलियम है, हीलियम का z कितना होगा 2, सेकंड शेल मतलब n इक्वल्स टू 2, बोल रहा है हीलियम की सेकंड शेल का रेडियस बताओ। मुझे पता है Rn इज इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर बाय z आर्मस्ट्रॉन्ग। मुझे चाहिए सेकंड शेल का, किसका, हीलियम का, तो 0.53, हीलियम का z कितना होता है 2, एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2, और n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर विच इज 4, यानी 2 टाइम्स 0.53 यानी 1.06 आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होगा, हीलियम की सेकंड शेल का रेडियस। तो इस फॉर्मूले से मैं किसी भी एटम की, मैं इस फॉर्मूले से किसी भी एटम के किसी भी नंबर वाली शेल या किसी भी नंबर वाली ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकता हूं। इसको पुट कर देते हैं यहां, रेडियस ऑफ nth शेल इज गिवन बाय 0.53 n स्क्वायर बाय z आर्मस्ट्रॉन्ग। ये मेरा तीसरा, ये मेरा पहला बेसिक फॉर्मूला है, इसको तो यूज कर रहे हैं, पहला बेसिक फॉर्मूला मेरा ये आया। चले आगे चले, और कैलकुलेशन सर किसकी करें, वेलोसिटी निकालते हैं भाई, वेलोसिटी निकालते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी पर्टिकुलर शेल में क्या होने वाली है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी पर्टिकुलर शेल में वेलोसिटी क्या होने वाली है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी पर्टिकुलर शेल में वेलोसिटी क्या रहने वाली है। अच्छा हमने देखा था क्या एम वी आर इक्वल्स टू NH बाय 2 पाई, ये कंडीशन हमें पता थी। मैं V इधर रहने देता हूं, NH बाय 2 पाई MR, ये लिख लेता हूं यहां, अभी बात पूरी नहीं हुई है। मुझे रेडियस का फॉर्मूला मिल गया है, R का फॉर्मूला मिल गया है, मैं इसे यहां पुट कर दूंगा। H कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का मास, तो मुझे मिलेगा वेलोसिटी इन nth शेल या nth ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, ZE स्क्वायर 2H एप्सिलॉन नॉट n। मैंने जब सारा सॉल्व किया ये आया, n नीचे आ गया, R में भी देखो ना n स्क्वायर था, n स्क्वायर से n कट के ये आ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू भरी, H की वैल्यू भरी, इन सब की वैल्यू भर दी तो मुझे मिलेगा 2.18 इंटू 10 की पावर 6 Z बाय n मीटर पर सेकेंड। इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है, यानी वेलोसिटी इन nth शेल इज 2.18 इंटू 10 की पावर 6 Z बाय n। मतलब समझो, किसी ने बोला यार मुझे चाहिए एक हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी बताओ। मुझे फर्स्ट शेल की वेलोसिटी, फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी चाहिए, यानी फर्स्ट शेल मतलब n इक्वल्स टू 1, हाइड्रोजन मतलब z इक्वल्स टू 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। तो मैं भरूंगा 2.18 इंटू 10 की पावर 6
Z1n1, यानी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हाइड्रोजन एटम के पहले शेल में इज 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। किसी ने बोला मान लो हीलियम की फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी बताओ। हीलियम की फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी वेलोसिटी बताओ। तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ nth शेल क्या होती है, 2.16 इंटू 10 की पावर 6 Z/n। हीलियम मतलब एटॉमिक नंबर 2। सेकेंड शेल में फर्स्ट शेल में पूछ रहा है तो n को रख लेंगे 1। तो फर्स्ट शेल में हीलियम के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इज 2.16 इंटू 10 की पावर z इज 2, n इज 1। तो इसका डबल यानी 4.32 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप किसी भी एटम के लिए उसके किसी भी ऑर्बिट की वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी आप निकाल सकते हैं। यानी इसे भी मैं यहां भर देता हूं, velocity in nth shell is 2.16 into 10 की पावर 6 Z/n मीटर पर सेकेंड। दिस इज माई सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आगे चले, बहुत सारी कैलकुलेशन, आज 3 कैलकुलेशंस करेंगे हम। अभी तक हमने किसी भी शेल का रेडियस निकालना सीख लिया है, किसी भी शेल का इलेक्ट्रॉन जो होगा वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो भी निकालना सीख लिया है। अब एक बार देख लेते हैं थर्ड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। किसी भी शेल में वेलोसिटी तो निकाल ही चुके हैं, उस वेलोसिटी को अगर मैं यहां पुट कर दूंगा तो मुझे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी किसी भी nth शेल की। मुझे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी किसी भी nth शेल की, मुझे मिल जाएगा दिस इज me4 8h² एप्सिलॉन नॉट z²/n²। इन सब की वैल्यू पुट कर दूंगा, मास की, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, एप्सिलॉन नॉट की, h की, तो मुझे मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इन nth शेल इज 13.6 इंटू Z²/n²। यहां पर हम खास यूनिट यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन्स की जूल में नहीं निकालते, एक दूसरी यूनिट यूज करते हैं जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कन्वर्जन आसान है, इसे भी साइड में लिख लेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स। ये भी याद रखेंगे। यानी अगर मैं यहां लिख दूं थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल, nth शेल इज 13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस वुड बी माई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल nth शेल में इलेक्ट्रॉन की। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन की पहली शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, भाई क्या एनर्जी होगी, Zb1 Nb1, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हीलियम के सर पहले शेल में क्या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, तो हीलियम की मैं डिटेल डाल दूं 10.6 इंटू हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 तो Z² 4। सेकेंड शेल, फर्स्ट शेल तो n की वैल्यू 1, तो 4 टाइम्स 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी हो जाएगी। तो मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो किसी भी शेल पे है उसकी एनर्जी भी निकाल सकता हूं, राइट। तो ये मेरी पहली 3 कैलकुलेशंस थी। इसके आगे 3 कैलकुलेशंस और हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पहले इन तीनों को फिर से एक बार देखें, ध्यान से समझना। मैंने बोला मेरा रेडियस किसी भी शेल n का, किसी भी nth शेल का रेडियस इज गिवन बाय 0.53 इंटू n²/z आर्मस्ट्रॉन्ग। किसी भी nth शेल पे, n नंबर वाली शेल पे वेलोसिटी क्या होने वाली है, 2.16 इंटू 10 की पावर 6 Z/n मीटर पर सेकेंड। और किसी भी nth शेल में काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होने वाली है, 13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 3 चीजें हमने देखी। अब ध्यान से समझना, मान लो मेरे पास कोई एटम है, ये प्रोटॉन है, ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, मान लो ये तीसरी शेल है। मैं बोलूंगा
यहां भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहां भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहां भी इलेक्ट्रॉन्स है। कौन से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है? अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ रहा है वेलोसिटी घट रही है। ध्यान से देखो, जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ रहा है वेलोसिटी घट रही है। ध्यान से ऑब्जर्व करो यार, वेलोसिटी मेरी शेल के नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मेरी वेलोसिटी शेल के नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ध्यान से देखो भाई, मेरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी शेल के नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा, मान लो ये पहली शेल थी, पहली शेल में वेलोसिटी क्या होती? मान लो हीलियम है, मान लो ये हीलियम है, तो Z क्या होगा 2। हीलियम की फर्स्ट शेल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी 2.16 इंटू 10 की पावर 6। हीलियम है तो 2, N है तो 1, तो ये हो जाएगी 4.32 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड फर्स्ट शेल की। सेकेंड शेल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 2.16 इंटू 10 की पावर 6। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और N इज 2, यानी घट गई 2.16 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। यानी जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे हो इलेक्ट्रॉन्स के घूमने की वेलोसिटी घट रही है। यानी मैं क्या लिखूंगा, इसे स्टार मार्क करके लिखेंगे, रेडियस अगर बढ़ेगा यानी सेंटर से दूरी बढ़ेगी तो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की घटेगी। इसे अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, ऐसे लिखोगे भूल जाओगे। रेडियस बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगी, वेलोसिटी घटेगी। और बहुत सिंपल सी बात है, वेलोसिटी घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी। तो बच्चे ये थी पहली 3 कैलकुलेशंस किसकी? बोर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड कंसेप्ट्स की। रेडियस कैसे निकालना है कोई भी, वेलोसिटी किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी शेल में कैसे निकालनी है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालनी। डिपेंड किस पे कर रहा है? टाइप ऑफ एटम पे। टाइप ऑफ एटम मतलब Z आता है हर जगह, एटॉमिक नंबर पे, और कौन सी शेल है उस पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे शेल में दूर जाते जाओगे, 5वीं शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और छठी शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी छठे में कम होगी, 5वें में ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा तेज इलेक्ट्रॉन कहां घूमता है? सबसे क्लोजेस्ट शेल में, शेल नंबर 1 में। बात समझ में आई बच्चे? अगले लेक्चर में हम इसके 2-3 कैलकुलेशन ऑन करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉन की किसी भी शेल में टोटल एनर्जी क्या है वो भी हम निकालेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो। जय हिंद।